बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं हीरा जावेद। शामिल कर लेते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। और लेकिन उनको याद आ जाना एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो एमपीज एमएनएस की फौतगियां उधर भी जा रहे हैं आजकल। मुल्की सालमियत का मामला, सियासत में कालाबाग डैम की एक बार फिर बाज़गश्त। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कालाबाग डैम पर सिंध हुकूमत को कायल करना होगा। अभी सिर्फ 2 डैम्स बनाए हैं, मजीद बन जाते तो बिजली महंगी ना होती। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के हवाले से मुनक्किदा आलमी सिंपोजियम से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, पीछे वाले घबराए हुए नहीं, इनकी सख्त तरबियत की है। चौधरी फैमिली पर पूरा एतमाद है। मोनस इलाही का काम को जहाद समझ कर रहे हैं। चौधरी बरादरान उनके घर शहबाज शरीफ की आमद पर तनकीद करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि घबराए हुओं को चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ ही गया। सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। जरदारी, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की यात्रा काम न आई। काफ लीग ने अपोजिशन को झंडी दिखा दी। मोनिस इलाही ने तहरीक अदम एतमाद का साथ न देने का ऐलान कर दिया। आर्मी सिंपोजियम से खिताब में वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल ने कहा, वजीर आजम साहिब अपने साथियों से कह दें कि घबराएं नहीं, घर आने वालों को खुशामदीद कहना फर्ज है। सियासी लोग हैं, सबसे सियासी ताल्लुकात हैं, सियासी लोगों से मिलना जुलना चलता रहता है। काबीना में जल्द ही कालाबाग डैम का प्रपोजल लेकर जाएंगे। डैम्स की तामीर पाकिस्तान के लिए अशद जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में फौज के पेशा वराना अमूर से मुताल्लिक बातचीत, मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ईरान के वजीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी का दौरा पाकिस्तान। हम मनसब शेख रशीद और वजारत दाखिला के आला हुकाम से मुज़ाकरात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान में मुमकिना इंसानी अलमियत समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत। मुलाकात में पाक ईरान बॉर्डर पर फाइनेंसिंग का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर तबादला ख्याल, गैर कानूनी इंसानी इमिग्रेशन और मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। ईरानी वजीर दाखिला की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों की मजम्मत। शेख रशीद का कहना था, खित्ते में पायदार अमन और अफगान अवाम की फलाह के लिए पाकिस्तान अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान और ईरान की सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म का 18वीं तरमीम और पार्लिमानी जमहूरियत मुखालिफ बयान काबिल मुसम्मत करार दे दिया। सेनेटर शेर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू पर रद्द अमल देते हुए कहा, 3 सूबों में आपकी पार्टी की हुकूमत है, क्या पंजाब, केपी और बलूचिस्तान के अदम ताउन का जिम्मेदार भी कोई और है? अपनी नाअहली और नाकामियों का कब तक दूसरों को मोर्द इल्जाम ठहराएंगे? वज़ीर-ए-आज़म मुतनाज़ा बयान देने से गुरेज करें। आज भी ऑपोजिशन गो मगो की शिकार है।
नून लीग के अंदर दो धड़े हैं। एक तहरीके अदम एतमाद के लिए जुस्तजू कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि हमारा तो ये बयानिया ही नहीं है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्क में बिजली महंगी होने का एतराफ़ कर लिया, अपोजिशन को भी आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं तहरीके अदम एतमाद अपोजिशन का इस्तेहकाक है, लेकिन उनकी सफ़ों में यकसुई नहीं। नून लीग में दो धड़े हैं, एक अदम एतमाद के हक़ में है तो दूसरा इंतखाबात के। चौधरी बरादरान से वोटों की भीख मांगना नून लीग के बयानिए की नफ़ी है। अपोजिशन के नंबर्स पूरे होंगे, ना ही उनका हुकूमत हटाओ मिशन कामयाब होगा। गवर्नर पंजाब का दावा। पार्टी वफूद से मुलाकातों के दौरान चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, इक़्तिदार से आउट अपोजिशन सुन लें, कप्तान आज भी डट कर खड़ा है। अपोजिशन ख्वाब ही देखते रह जाएगी और 2023 का इलेक्शन आ जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले सियासी मुखालिफिन से ब्लैकमेल हुए, न अब होंगे। पीपल्स पार्टी सिंध में बैनुल अक़वामी इदारों की तरह इदारे चला रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत और एनर्जी के शोबे में बेहतर काम हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा दावा। कहा, मुखालिफिन तनकीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची में सरमाया नहीं लगाती। सारे सवालात का जवाब जिना अस्पताल है। गवर्नेंस के हर जगह इश्यूज होते हैं, जिद्दोजहद करना पड़ती है। कराची के जिना अस्पताल में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध में सेहत के निज़ाम में इनकलाब शुरू हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई। खानेवाल में पेश आने वाले अफसोसनाक सानहे में मजीद गिरफ्तारियां। पुलिस ने 6 मजीद मरकजी मुलजिमान की शिनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुल 21 मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार। दस्तयाब फुटेजेस और शवाहिद की मदद से मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी और शनाख्त का अमल जारी। तो मैनू याद आ जाता ना, पंजाबी च कहते ना कि थानेदार सी ना, तो मां का बड़ा ना फरमा बरदार पुत्र सी। तो एक थानेदार किसी केस फड़िया गया, तो थाने गया तो उन्हें उन्होंने जुतियां मार रही थी, नाल वो कहता सी हाय अम्मा मर गया। तो मां ने कहा कि कुर्बान जावा उस थानेदार दे जिन्हें मां तो याद करा दी है। कुर्बान जाइए इमरान खान दे जिन्हें इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਤੇ कर ਦਿੱਤਾ है। ਅਸੀਂ पहले दिन तो ही कह रहे थे सारे चोर हैं, ये सारे इकट्ठे हैं। हुण सारे नहीं देख लिया, सारे इकट्ठे। ये पाकिस्तान दा ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ चोर एसोसीएशन नवी बनी है, ये तुसी ये देखो कि साढ़े इत्थे किन्ने छोटे छोटे मसले हैं। ये सारे नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਤਰਫ आओ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। नवाज शरीफ से जाती लड़ाई नहीं, कौम के पैसे वापस कर दे। विफाकी वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को भी मशवरा दे दिया। कहते हैं बिलावल भुट्टो पहले इलेक्शन लड़ना सीख लें, अपनी सियासत फजलुर रहमान को ठेके पर देने से नहीं चलेगी। इमरान खान की वजह से चोर एक हो रहे हैं। नवाज शरीफ और इसहाक डार में हिम्मत है तो मुल्क आकर केसेस का सामना करे। जिन्होंने मुआशरत बर्बाद की वही महंगाई की बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को अपनी हैसियत का पता चल गया। वज़ीर आज़म को घर भिजवाने की बातें करने वाले अपने घर की फिक्र करें। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंजापुर के अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। मीडिया से बात करते हुए अली अमीन ने कहा कि DI खान मेयर के इलेक्शन में JUI और पीपल्स पार्टी के लोग जाली वोट डालते पकड़े गए। मौलाना फजलुर रहमान बहुत शोर मचाते हैं, अब इनको अपनी हैसियत का इल्म हो जाना चाहिए। एहसास अदायगियों में नाजायज़ कटौतियां करने वाले एजेंटों के लिए डॉक्टर सानिया निश्तर का टीवी पैगाम। सख्त कार्रवाई का ऐलान। हुकूमत पाकिस्तान ने 1 फरवरी से एहसास के पैसे 12,000 से बढ़ाकर 13,000 कर दिए हैं। नाअहल
اہل خواتین اب احساس کفالت کے پیسے لینے جائیں تو گن کر پورے 13,000 لیں۔ پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی۔ پیٹرول ₹8.50 فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹5.50 فی لیٹر اضافے کی تجویز۔ وزیر اعظم حتمی فیصلہ کریں گے۔ شمالی وزیرستان میں فوجی چیک پوسٹ پر حملہ ناکام۔ 2 سالی کے علاقے میں خودکش بمبار نے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ اندر گھسنے کی کوشش میں بمبار سیکیورٹی فورسز کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ دہشت گرد کی شناخت شریف کے نام سے ہوئی، جو کئی سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا۔ قندیل بلوچ قتل کیس کے مرکزی ملزم وسیم کو بری کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ کے جسٹس سہیل ناصر نے فیصلہ جاری کر دیا۔ گواہوں کے بیانات سے منحرف ہونے اور راضی نامے کی بنیاد پر مرکزی ملزم کو بری کیا گیا۔ ملزم وسیم کو 27 ستمبر 2019 کو ملتان کی ماڈل کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ خیرپور کے علاقے تماچانی تھانے کی حدود میں درختوں کی کٹائی پر 2 گروپوں میں تصادم۔ خاتون سمیت 6 افراد موقع پر جاں بحق۔ فائرنگ شیخ برادری کے 2 گروپوں میں ہوئی۔ نعشوں اور زخمیوں کو سکر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نواب شاہ کے قریب مسافر وین میں نصب گیس سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا۔ قریب کھڑی گاڑیاں اور دکانیں بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئیں۔ ریسکیو ٹیموں اور فائر بریگیڈ کی گاڑی نے موقع پر پہنچ کر 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ملک بھر میں کورونا کے بعد جاری ایک دن میں مزید 29 افراد زندگی کی باسی ہار گئے۔ 2662 نئے مریضوں میں وائرس کی تصدیق۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح کم ہو کر 5.62% ہو گئی۔ بھارتی دانشور اور مصنفہ اروندھتی رائے نے ہندو قوم پرستی کے خلاف آواز بلند کر دی۔ بھارتی اسکالر کا بھارت کی تقسیم کا دعویٰ۔ اپنے ایک انٹرویو میں اروندھتی رائے کہتی ہیں، صورتحال پریشان کن ہے، کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ کشمیر بھارت کو ہرا نہیں سکتا، لیکن ایک دن بھارت خود کو تباہ کر لے گا۔ گزشتہ 5 برسوں میں بھارت نے بلوئی ملک کی شناخت پائی۔ ہندو جتھے دن دہاڑے لوگوں کو مار کر ان کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ مودی سرکار نے مسلم خواتین پر زندگی تنگ کر دی۔ بھارتی شہر مانڈیا میں حجاب کرنے والی لڑکیوں پر اسکول سٹاف دباؤ ڈالنے لگا۔ کلاس میں داخل ہونے تک حجاب پہننے کی والدین کی درخواست بھی نظر انداز۔ مسلم خواتین اساتذہ بھی اسکول میں داخل ہونے کے لیے برقع اتارنے پر مجبور۔ دوسری جانب بھارتی رکن پارلیمان اور مسلم رہنما اسد الدین اویسی کہتے ہیں، حجاب پہننے والی لڑکی ایک دن بھارت کی وزیر اعظم بنیں گی۔ لڑکیاں حجاب اور نقاب پہننے کالج جائیں گی، ڈاکٹر، کلیکٹر اور بزنس ویمن بنیں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا یوکرین کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی فوجی جارحیت کے خلاف سفارتکاری کی اہمیت پر اتفاق۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جو بائیڈن نے یوکرین کو ممکنہ روسی جارحیت پر امریکہ اور اتحادیوں کے فیصلہ کن رد عمل سے آگاہ کیا۔ دوسری جانب کینیڈا، آسٹریلیا سمیت کئی ملکوں کی اپنے شہریوں کو یوکرین چھوڑنے کی ہدایت۔ پی ایس ایل 7 کے رنگا رنگ میلے میں دلچسپ مقابلوں کا سلسلہ جاری۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز آمنے سامنے۔ کراچی 6 میچ ہارنے کے بعد پہلی فتح کے لیے پرعزم، میچ نہ جیت سکے تو ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ اور خبردار، ہوشیار، دل سنبھال کر رکھیں ورنہ 46 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ واٹس ایپ پر ایموجز کے ذریعے محبت کا اظہار آپ کو جیل بھی بھیج سکتا ہے۔
साइबर क्राइम के सऊदी माहिरीन ने खबरदार किया। सऊदी कवानीन के मुताबिक व्हाट्सएप पर किसी को दिल का इमोजी भेजने पर हरासमेंट का केस हो सकता है। 5 साल तक कैद के साथ 1 लाख सऊदी रियाल यानी 40 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक अहम इजलास की सदारत की। आपको अपडेट करते चलें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क की सालमियत का मामले में सियासत में कालाबाग डैम की एक अपनी ही अहमियत है और इसके साथ साथ कालाबाग डैम बनाने के लिए सिंध हुकूमत को कायल करना होगा। यह भी कहना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मोनस इलाही आपकी फैमिली पर मुकम्मल एतमाद है और जो घबराए हुए हैं उनको चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी फैमिली पर पूरा एतमाद है। और आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। इसी पर उनसे बात करते हैं। सर, आपको सबसे पहले वेलकम करेंगे। जी शुक्रिया। आपकी आवाज जरा धीमी है। शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि बहुत ही गंभीर सिचुएशन बन गई है इस वक्त मुल्क के अंदर और मुलाकात हुई है काफ लीग के साथ मुस्लिम लीग नून वालों की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की। क्या समझते हैं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? क्या काफ लीग वाले पीटीआई को छोड़कर नून लीग में शामिल हो जाएंगे? मुख्तसर जवाब तो है कि कुछ नहीं होने वाला। काफ लीग हमारे साथ रहेगी, हमारे हलीफ हैं, हमें उन पर मुकम्मल एतमाद है। नून लीग वालों ने उससे दरख्वास्त की थी, हम तीमारदारी के लिए आना चाहते हैं। वो वज़ादार लोग हैं, बाइज्जत लोग हैं। उन्होंने उनको कहा बिस्मिल्लाह आइए, वो आए, उन्होंने तीमारदारी की, चाय पिलाई और रुखसत कर दिया। शाह जी, एक और बात बड़ी आज अहम हुई है। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो थे वो सिंपोजियम में खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा हमने बहुत ज़्यादा ट्रेन किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, घबराते नहीं हैं। फिर काउंटर में मोनस इलाही साहब का ये बयान आना कि खान साहब आप पीटीआई वालों को समझा दें कि अच्छे तरीके से कि वो घबराए नहीं। इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्या घबराना जो है वो बता रहे हैं कि हम लोग मिलने जा रहे हैं या एतमाद है आपको कि वो कहीं नहीं जाएंगे? उनका बयान ये कहता है कि अगर कोई पीटीआई वाले समझते हैं कि हम कोई सफबंदी तब्दील कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। इसका मुख्तसर जवाब ये है, उन्होंने कहा कि हमने आपके साथ जो ताल्लुक बनाया वो निभाने के लिए और हम उस पर कायम खड़े हैं। बड़ा वाज़े बयान है, बड़ा वाज़े बयान है कि हम आपके साथ थे और आपके साथ हैं। एक और बहुत अहम मुलाकात हुई है और फजलुर रहमान साहब ने जहांगीर तरीन साहब को जो है वो राब्ता किया है, उनसे कहा है कि हमारे साथ मिलिए और हम लोग जो है वो आगे लेकर चलेंगे मुल्क को। बिल्कुल, वो अगर मिलना चाहें तो वो आज़ाद हैं, अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। वो पहले कह भी चुके हैं कि उनका जहाज किसी तरफ रुख कर सकता है, नून की तरफ कर सकता है, पीपल्स पार्टी की तरफ कर सकता है, मौलाना की तरफ कर सकता है। इनका इस्तेकाक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो जहांगीर तरीन साहब है वो कहीं नहीं जा रहे, वो आपके साथ ही हैं? उनसे मामला किस तरह के? देखिए, जहांगीर तरीन साहब, देखिए ये उनका फैसला है। मैं कौन होता हूँ उनके फैसले करने वाला? वो अपने फैसले खुद करते हैं और खुद मुख्तार है। लेकिन ये है कि तहरीक इंसाफ से वो ज़हनी तौर पर भी और नफ्सियाती तौर पर भी अलहदा हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ में अब मुझे उनकी कोई गुंजाइश भी दिखाई नहीं देती। अच्छा सर, एक लास्ट में मुझे ये बताइएगा, कालाबाग डैम पर आज बहुत बहस हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बोला है कि हमने देर कर दी है और हमें जो है वो पहले ही बना देने चाहिए थे डैम और अब सिंध हुकूमत को एतमाद में लेना चाह रहे हैं। सिंध वाले क्या मिल जाएंगे और इस पर बात आगे बढ़ेगी? वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं और दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वाटर जो स्टोरेजेस है उनकी ज़रूरत है और हमने बहुत अरसा ज़ाया कर दिया, इस पर कोई नेशनल कंसेंसस बिल्ड नहीं कर सके और हमें करना चाहिए था। अगर हमने कर दिया होता तो आज मुल्क में सस्ती बिजली दस्तयाब होती, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ग्रीन जो है एनर्जी वो दस्तयाब होती, रिन्यूएबल एनर्जी दस्तयाब होती।
ہمیں مہنگی بجلی استعمال کرنی پڑ رہی ہے, ہمارے صارفین پر اس کا بوجھ پڑ رہا ہے. ہمیں اللہ نے یہ صلاحیت اور یہ ہمیں جو ہے یہ ایبلٹی دی ہے کہ ہم اپنے جو رن آف دا ریور پروجیکٹ سے اور ڈیمز کے ذریعے پن بجلی پیدا کر سکیں. ہم تقریباً 40-50 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں, اور یہ وقت ضائع ہو گیا, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ہم نے منصوبہ بندی کی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے 10 نئے ڈیم ہیں جو تحریک انصاف اب بنا رہی ہے. ان کا کام شروع ہو چکا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا دی ڈیکیڈ آف ڈیمز, اس کی ہم نے بنیاد رکھتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہم نے کنسنسس بلڈ کرنے میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے, جیسے بادشاہ تعمیر پہ کنسنسس ہے, اس طرح ہم اور ڈیم سے بھی آگے بڑھیں گے. کالا باغ پہ مجھے نہیں لگتا کہ سندھ ذہنی طور پہ تیار ہو, کیونکہ ان کی سیاست ہے. انہوں نے کالا باغ ڈیم کے گرد ایک سندھ میں ایک سیاست بنائی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ سندھ کالا باغ پر مجھے آمادہ دکھائی ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیتا. جی بہت شکریہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب گفتگو کر رہے تھے, اور گفتگو کے دوران انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم لوگ بالکل جو ہیں وہ مطمئن ہیں اور کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا, اور ملک کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. مونس الائی صاحب بھی کہیں نہیں جا رہے, اور نہ ہی جہانگیر ترین صاحب کہیں جائیں گے. تو باتیں آپ نے سنی, اور آج اہم میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی. مونس الائی صاحب کی فیملی پر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے مکمل طور پر اعتماد ہے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے, مزید احوال جاننے کے لیے سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سلیم صاحب, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا سر کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بیان آنا کہ ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں, اور اس کے بعد کاؤنٹر میں مونس الائی صاحب نے یہ بھی, ان کا بھی یہ بیان آنا کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو سمجھا دیجئے خان صاحب کہ وہ گھبرائے نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے؟ کیا کاف لیگ والے ڈوج کریں گے پی ٹی آئی کو, نون لیگ میں شامل ہوں گے, یا بالکل گیم سموتھ جائے گی پی ٹی آئی کے حق میں؟ 2-3 باتیں ہیں. دیکھیے, جہاں تک عمران خان کے آج کے سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے, تو یہ سٹیٹمنٹ بھی تو انہی کا تھا نا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ پرویز الائی ہے. یہ میرا بیان تو نہیں تھا نا. تو بیانوں کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے, جو جس کا دل چاہے وہ کرے. دوسری بات آپ نے پوچھی, دیکھیے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ چودھری برادران اپنی پارٹی کی آئیڈینٹی کو ضم کریں گے نون لیگ میں. یہ نہیں ہونے جا رہا. میرے خیال سے 2 طرح کے آپشنز ہیں متحدہ اپوزیشن کے پاس. ایک تو یہ کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے, حکومت جاتی ہے, تو انٹرم پیریڈ کے لیے وہ آفر کریں گے پرویز الائی صاحب کو کہ وہ یا تو انٹرم پرائم منسٹر بن جائیں یا وہ چیف منسٹر بن جائیں پنجاب کے. یہ دونوں ہی چودھری صاحب کے پیشنز ہیں. صحیح. یعنی یہ دونوں کے لیے ہی انہوں نے ہمیشہ جدوجہد بھی کی ہے, اور ایز اے چیف منسٹر وہ کافی کامیاب بھی رہے. بہت کام ہوا ہے ان کے دور میں پنجاب میں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوششیں جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے جاری ہیں. جو سب سے بڑا سپلٹ تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو لے کے, وہ برج ہو گیا ہے. جو حالیہ ملاقاتیں لاہور میں ہوئی ہیں, کیونکہ لاہور آج کل ہب بنا ہوا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا, وہ یہ ہے کہ نون لیگ اس بات پہ قائل ہو گئی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی واحد اور فرسٹ آپشن ہے. تو اس پر اگر آپ تھوڑا سا غور و غوص کریں تو بہت ساری نئی ریالٹیز سامنے آ گئی. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا, جی 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 جی, یہ کہ پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی بہت کم ووٹوں سے, اور وہ بھی الائز کے مانگے ہوئے ووٹوں سے حکومتیں قائم ہیں. ایک نیا فیکٹر بیچ میں جنم لے چکا ہے جس کا نام ہے جہانگیر ترین ہم خیال گروپ. جی. پنجاب میں 23 ایم پی ایز وہ ظاہر کر چکے ہیں. اسی طرح سے 13, کوئی 11 کہتا ہے, کوئی 13 کہتا ہے, ایم این ایز ان کے ساتھ ہیں جن کا تعلق جنوبی پنجاب صوبے سے ہے. اگر اس بات کو ذہن میں آپ لائیں تھوڑا سا, اور یہ اونٹ کہیں اگر اپوزیشن کی کروٹ میں بیٹھ گیا تو پھر کسی الائز کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی انہیں الائز کی حمایت کی ضرورت ہوگی. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایونچویلٹیز کیسے آگے بڑھتی ہیں. مثال کے طور پہ 27 فروری کا جو مارچ ہے پیپلز پارٹی کا, وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے, اور پھر فضل الرحمان صاحب کا جو 23 مارچ کا اعلان ہے لانگ مارچ کا, وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے. جی
अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि एक तो बात आपने की, जहांगीर तरीन साहब वाला जो फैक्टर है वो किस कदर अहमियत का हामिल होगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज मुलाकात की है, उनको साथ मिलने की दावत दी है, और अब काफ लीग वाला आपने कहा कि डेडलॉक बरकरार रहेगा, तो क्या यही डेडलॉक होगा जो नून लीग से मुतालबा किया होगा, जो वो पीटीआई वाले उनको ऑफर करेंगे? जिस तरह आपने कहा कि वज़ीर आला भी बन सकते हैं और वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, तो क्या पंजाब मांगा होगा काफ लीग वालों ने नून लीग से, तो ये डेडलॉक रहेगा, इसलिए बात नहीं बन सकती? चौधरी परवेज इलाही साहब का जहां तक ताल्लुक है, जो मेरी इत्तलात है, उनकी फर्स्ट लव जो है वो पंजाब है। जैसा मैंने कहा कि उन्होंने पंजाब में जो 5 साल हुकूमत की थी तो बहुत उन्होंने काम किया था, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। दूसरी बात यह है कि वो सेंटर की प्राइम मिनिस्टरशिप एक दफा चख चुके हैं, आपको याद है चौधरी शुजात साहब जो है वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन चुके हुए पहले। देखना यह है कि जो दीगर बातें हो रही हैं कि वो इमरान खान साहब को वो हमायत हलकों की, मुख्तदर हलकों की हासिल है या नहीं, वो फैसला करेगी कि क्या फेट होने जा रही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी, इमरान खान साहब की भी, और फ्यूचर सेटअप की। जी बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ थे और वो भी यही कह रहे थे कि मामला जो हैं वो इतने आसान नहीं है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ही काफ लीग चलेगी और मामला जो है वो उसी तरह से चलते जाएंगे। बुलेटिन के सिलसिले को यहाँ पर आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौना सलाही आपकी फैमिली पर मुकम्मल एतमाद है, जो घबराए हुए हैं इनको चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया है, चौधरी फैमिली पर पूरा एतमाद है। और उन्होंने मज़ीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। और लेकिन उनको याद आ जाना एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो एमपीज एमएनएस की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई हैं, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। जनाब जनरल मुजम्मिल, मैं आपकी एक चीज़ की ख़ास तौर पे तारीफ़ करता हूँ, आपके अंदर जो पैशन है, जिस जुनून से आप ये प्रोजेक्ट्स के पीछे लगे हुए हैं, मैंने कभी भी किसी को इस तरह एक मुल्क का सोच के, एक जिहाद समझ के काम करते नहीं देखा। तो मैं आज ख़ास तौर पे आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मौना सलाही ने कहा कि घर आने वालों को मिलना और वेलकम करना हमारा काम है। वज़ीर-ए-आज़म अपने साथियों से कह दें कि घबराना नहीं है। सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो आपको बताएं कि एहसास अदायगियों में नाजायज कटौतियां करने वाले एजेंटों के लिए डॉक्टर सानिया नश्तर ने वाज़ेह पैगाम दिया है, सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने 1 फरवरी से एहसास प्रोग्राम के पैसे 12,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दिए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 1 फरवरी से एहसास के पैसे 12,000 से बढ़ाकर 13,000 कर दिए हैं। तो जो खवातीन भी अब एहसास किफालत के पैसे लेने जाएं, वो 13,000 लें और गिन कर पूरे पैसे लें। पूरे पैसों का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें शिकायत मिल रही हैं कि एजेंट और दुकानदार खवातीन के पैसे काट लेते हैं। आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी रकम यानी कि 13,000 रुपए में से कोई भी आपके पैसे नहीं काट सकता। अगर आपसे पैसे देने वाली दुकान पर या कैंप में कोई एजेंट या दुकानदार या पुलिस वाला या कोई और शख्स भी पैसे मांगे तो हरगिज इसको पैसे ना दें। मेरे नोटिस में ये भी आया है कि दुकानदार खवातीन के अंगूठे लगवा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि पैसे लेने के लिए कल आओ।
जब आप अंगूठा लगाएं तो मशीन के स्क्रीन पर जरूर देखें, और अगर आपको ये निशान दिखाई दे रहा है जो अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पैसे आ गए हैं। और अगर इस निशान को देखने के बाद आपको एजेंट ये कहे कि आप कल आएं, तो आप उसकी हरगिज बात ना माने, आप पैसे लेकर ही वहां से जाएं और उससे रसीद भी मांगे। मैं आज बदउन्वान अनासिर से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी के पैसे काटे या आपने जाली अंगूठों का इस्तेमाल किया तो हुकूमत आपसे बहुत सख्ती से निपटेगी। खवातीन से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भी बहुत अहम है कि आपको पता हो कि एहसास का SMS सिर्फ 8171 से ही आता है। अगर आपको मैसेज किसी और नंबर से आए जिसमें किसी और नंबर पर कॉल करने का कहा गया हो, तो वो सरासर जाली मैसेज है। आप फौरन वो नंबर इन नंबरों पर SMS के जरिए भेजें जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध भर में 2.5 माह कबल गैस की किल्लत के बायस बंद किए गए कराची समेत तमाम शहरों में आज से CNG स्टेशन खोल दिए गए हैं। CNG स्टेशन खोलने से हजारों मुलाजमीन और गाड़ियों के मालिकान में खुशी की लहर दौड़ गई। तफसीलात मुलाजा करें इस रिपोर्ट में। सर्दियों में गैस की ज्यादा खपत के बायस घरेलू सार्फिन और सनतों को गैस की लोड शेडिंग से बचाने के लिए मुल्क के दीगर सूबों की तरह सिंध में भी CNG स्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए थे। ताहम कराची समेत सिंध भर में 2.5 माह बाद CNG स्टेशन आज से खोल दिए गए। CNG स्टेशन की मुसलसल बंदिश से जहां CNG पर चलने वाली गाड़ियों के मालिकान परेशानी से दो चार थे, वहीं CNG स्टेशन पर काम करने वाले हजारों मुलाजिमीन भी बेरोजगारी और महंगाई के बायस अजियत में मुब्तला थे। लेकिन अब CNG स्टेशन खुलने के बायस इनमें खुशी की लहर दौड़ गई। सुई सदरन गैस कंपनी ने गैस की किल्लत के बायस 2.5 माह कबल CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद कर दी थी। SSGC की जानिब से 2.5 माह कबल CNG बंद किए जाने का फैसला तलब और रसद का फर्क बढ़ने और घरेलू सार्फिन की जरूरियात पूरी करने के लिए किया गया था, जिस पर CNG मालिकान ने शदीद एहतजाज भी किया। ताहम सुई सदरन गैस कंपनी ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए CNG स्टेशन बंद करने के अहकामात जारी किए। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन गयास प्राचा का कहना था कि सिंध में 2.5 माह के लिए CNG स्टेशन बंद करना जुल्म है, क्योंकि ऐसे अमल से न सिर्फ स्टेशन मालिकान का करोड़ों का नुकसान हुआ, बल्कि गरीब मुलाजिमीन भी परेशानी से दो चार हुए। जबकि ऐसे गाड़ी मालिकान जिनकी गाड़ियां सिर्फ CNG पर ही हैं, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिंध के जिला नवाबशाह में जरदारी और भंड कबाइल में तसादुम के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर समेत 6 अफराद की हलाकत से शदीद खौफ व हरास की फिजा छाई हुई है, जबकि भंड बरादरी ने 5 मकतूलीन की लाशों के हमरा कौमी शाहराह पर मुसलसल कई घंटों से धरना दे रखा है, जिससे पंजाब और सिंध को मिलाने वाली अहम शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शाह के इलाके मिर्ज़ापुर में ज़मीन के तनाज़े पर जरदारी और भंड कबाइल में तसादुम के दौरान फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। भंड बिरादरी की जानिब से 5 लाशें रखकर कौमी शाहराह पर 30 घंटे से धरना जारी है। दादू में 3 कत्लों की मुद्दई उम्मे रुबाब ने धरने के शुरका से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि अब मजम्मत नहीं, जागीरदारों की मरम्मत का वक्त आ गया है। हम अपने प्यारों के जनाजे रोड पे रख के एहतजाज कर रहे हैं। हम पुरअमन डरे उस दिन से जब आपके रास्ते रोके जाएंगे, जब ये अवाम रोडों पे निकलेगी। हमारी गुजारिश है जल्द से जल्द इनकी FIR काटी जाए। धरने के शुरका का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक धरना जारी रहेगा। हफ्ते के रोज़ ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के तसादुम में भंड बिरादरी के 5 अफराद और एक पुलिस इंस्पेक्टर जाँ बहक हो गया था। धरने के बाइस सिंध को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल रहा। पंजाब से आने वाली ट्रैफिक को मोरो, दादू और कराची की तरफ मोड़ दिया जा रहा है और कराची से आने वाले ट्रैफिक को सईदाबाद बाईपास से दूसरे अजला की तरफ मोड़ा जा रहा है। कौम परस्त रहनुमा सैयद ज़ैन शाह का कहना है, हम मकतूलीन की तदफीन के बाद पूरे सिंध में सड़कें ब्लॉक करेंगे और हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। कौमी शाहराह पर भंड बिरादरी के धरने के शुरका से खिताब करते हुए उम्मे रुबाब का कहना था कि सिंध में जो भी जुल्म होते हैं इसके पीछे पीपल्स पार्टी का हाथ होता है। अब सिंध के अवाम इनका जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जागीरदाराना निज़ाम को मुस्तरद करते हैं।
बताया जाए कि कबाइल की लड़ाइयों में कभी कोई जागीरदार या सरमायादार मरा है, सिंध को अभी भी गीदड़ खा रहे हैं। हमें इस सिस्टम को तब्दील करना पड़ेगा। अब मजम्मत के बजाय मरम्मत करनी पड़ेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि नवाब शाह मसले का नोटिस लिया जाए। धरने के शुरा से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रुकन सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख, डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम, JUI के रहनुमा राशिद महमूद सुमरो, फंक्शनल लीग के रहनुमा सरदार शेर मोहम्मद रिंद, नाजो मुख्तियार नारेजो और जैन शाह ने शिरकत की। दूसरी जानिब राब्ता करने पर SSP शहीद बेनज़ीराबाद ने कहा कि लवाहिकीन से मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं और बहुत जल्द धरना ख़त्म करवा लिया जाएगा। ताहम मुज़ाहिरीन ने ऐलान किया है कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी नहीं होती वो अपना धरना जारी रखेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को वाक़ये की शफ़ाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ख्याल रहे कि नवाब शाह में ज़मीन के तनाज़े पर जरदारी और भंड बिरादरी के दरमियान फायरिंग से पुलिस इंस्पेक्टर समेत 6 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए थे। पुलिस ने वाक़ये के बाद जरदारी बिरादरी के 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, सिंध में वडेरा राज हमारी अराजी से गुजरने की जुर्रत क्यों की। खैरपुर में मासूम बच्चों पर 62 अफराद का खुलेआम बेईमाना तशद्दुद। वीडियो वायरल होने के बावजूद इंतजामिया और पुलिस खामोश तमाशाई। इलाके के लोगों में तशवीश की लहर। ये रिपोर्ट देखिए। में वडेरा शाही आपे से बाहर हो गई। कानून की हैसियत उनकी नज़र में अपने किसी हारी से ज्यादा नहीं रही। सिंध के जिला खैरपुर के इलाके टन्नो मस्ती में एक वडेरे ने अपने साथियों के साथ मिलकर 6 से जायद ऐसे मासूम बच्चों को पकड़ लिया जो गलती से इसकी अराजी से गुजर रहे थे। बाअसर वडेरे का कहना था कि इन बच्चों की जुर्रत कैसे हुई हमारी अराजी से गुजरने की। बाअसर अफराद की जानिब से बच्चों को कान पकड़ाकर उठक बैठक करवाने और ज़मीन पर घसीटे लगवाने की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चों पर उठक बैठक के दौरान सोटियां भी बरसाई जा रही हैं और ये भी देखा जा सकता है कि अतराफ खड़े तमाशा देखते लोग बाअसर अफराद के खौफ से कुछ कहने से कासिर नजर आते हैं। बाअसर और दौलत के नशे में चूर रईस ज़ादे का जब इतने तशद्दुद से दिल नहीं भरा तो वो बच्चों को अपनी ज़रई अराजी से अपने डेरे पर ले गया। वहाँ भी कई घंटे तक इनकी तजलील की गई और तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। इलाके के लोगों का कहना है कि राहिब चांडियो नामी बाअसर शख्स ने बच्चों पर तशद्दुद ही नहीं किया बल्कि पूरी इंसानियत की ही तजलील की है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और हुकूमत सिंध को इस संगीन वाक़े का फौरी नोटिस लेना चाहिए। दूसरी जानिब बच्चों पर बहीमाना तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बावजूद अभी तक मुकामी इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया, जिससे इलाके में तशवीश पाई जाती है। खैरपुर से रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना। आप देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।